मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। 2024 लोकसभा चुनाव। ये चुनाव इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, सबकी निगाह काउंटिंग वाले दिन टीवी पर टिकी थी। जहां इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, वहीं इस चुनाव में कई ऐसी पार्टियां थी जो इतना उभर के सामने आई हैं कि जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीजेपी की कई ऐसे बड़े चेहरों के बारे में जिनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पहला नाम है इस लिस्ट में स्मृति ईरानी का। 2019 में राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद बनी थी। तब स्मृति ईरानी को इतनी सुर्खियां मिली थी कि वो बीजेपी का एक चेहरा बन गई थी। मगर इस चुनाव में स्मृति ईरानी को गांधी परिवार के किशोरी लाल ने तकरीबन 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा से हराया। और ये कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का जो पॉलिटिकल करियर है उस पे भी एक बड़ा डेंट लगा है। केंद्र में मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर, ये तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे थे। इनके अगेंस्ट में थे कांग्रेस से शशि थरूर ने इनको तकरीबन 16,000 वोटों से इनको शिकस्त दी है। आगे हैं अजय मिश्रा टेनी, इनको कौन नहीं जानता। अभी हाल ही में इनका बेटा सुर्खियों में था। इनके बेटे पर आरोप लगा था कि जो किसान आंदोलन हुआ था, जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर कार चढ़ाने का, जिसमें कई किसान मारे गए थे। फिलहाल ये चुनाव हार चुके हैं, तकरीबन 35,000 वोटों से ये चुनाव हारे थे। इनको समाजवादी के उत्कर्ष वर्मा ने चुनाव हराया। ऐसे कई बड़े चेहरे थे जो जिनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जैसे अर्जुन मुंडा, मेनका गांधी, निरहुआ निरहुआ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। निरहुआ को करीब 1,60,000 वोटों से ज़्यादा से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि निरहुआ इस बार अपने कई बयानों की वजह से भी चर्चा में रहे हैं। एक आपके सामने मोटी-मोटी मैं एक लिस्ट में पढ़ दे रहा हूँ। आप ये लिस्ट देखिए कि कहाँ कितनी सीटें किसको मिली हैं। टोटल 543 सीट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली है और 63 सीट का नुकसान हुआ है इस चुनाव में। वहीं कांग्रेस को 99 सीट मिली है और 47 सीट का प्रॉफिट हुआ है इसमें, गेन किया है इसमें कांग्रेस ने। अब जो जो मैंने सबसे पहले कहा था कि कुछ ऐसी पार्टी हैं जो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई हैं, जिनको सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये इतना गेन करेंगी। उसमें सबसे पहला नंबर है वो समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में 37 सीटें जीती हैं और वहीं जो उनका गेन है वो 32 सीट का गेन है इसमें। वहीं फिर तृणमूल कांग्रेस पे आते हैं तो 29 सीट जीती हैं, जिनमें 7 सीट का गेन है। डीएमके की बात करें तो डीएमके ने 22 सीटें जीती हैं। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो उनके पास 12 सीटें आई हैं और आरजेडी की बात करें तो उनके पास 4 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनके पास 3 सीटें गई हैं। ये तो थे पूरे देश के आंकड़े कि किसके पास कितनी सीटें गई हैं। वहीं अब बात करते हैं उस प्रदेश की जिस प्रदेश पे लोकसभा चुनाव में सबकी नज़रें टिकी रहती हैं, जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें कि इस कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जी हाँ, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पहले आपको सीटें मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के पास 37 सीट हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 33 सीट है। ये देखिए गौर करने वाली बात है कि जो एग्जिट पोल भी आ रहा था वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 70 सीटें दे रहा था। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही थी। कहीं न कहीं ये एग्जिट पोल पर भी एक कड़ा तमाचा है। और जो कांग्रेस के पास गई है वहाँ 6 सीटें गई हैं। आरएलडी आरएलडी के पास गई है 2 सीटें और जो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी, मायावती की पार्टी, उसके पास है 0, 0। इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में ऐसे ऐसे बयान दिए गए जो शायद एक्सेप्ट करने लायक नहीं थे।
मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक का सफ़र तय किया गया। सफ़र तय करने से मेरा मतलब है कि इस तरह के बयान दिए गए, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग इस तरह के बयान दिए गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही इस चुनाव में, जिस अयोध्या, जिस राम मंदिर का ज़िक्र बीजेपी हर अपने भाषणों में करती थी, यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो राम मंदिर पर ताला ना लगवा दे। वहीं से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, अयोध्या से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। शायद बीजेपी अपनी ही प्राण प्रतिष्ठा बचाने में नाकाम रही। वहीं अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो इस पे ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर राहुल गांधी के वोट की बात करते हैं कि देखिए, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े हैं, रायबरेली से चुनाव लड़े हैं। वायनाड से तकरीबन 4.5 लाख वोटों से जीते हैं और रायबरेली में भी तकरीबन 4 लाख वोटों से जीते हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े थे और सिर्फ वो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है, राहुल गांधी की जो लोकप्रियता थी वो बढ़ी है। वहीं चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबकी निगाह चंद्रबाबू नायडू पे टिकी थी। आपको कुछ अगर बयान याद होंगे तो उनमें बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू पे कई हमले बोले थे। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उल्टा सीधा कई बार कहा है, मगर अब बीजेपी को उसी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाना है। उसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, नीतीश कुमार का। हालांकि विपक्ष भी चाह रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएं और विपक्ष के पास आ जाएं, मगर अभी फ़िलहाल वो बीजेपी के खेमे में दिख रहे हैं। वहीं आप कुछ बयान और याद कीजिए कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। वहीं बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर अब सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार का भी साथ चाहिए बीजेपी को, चंद्रबाबू नायडू का भी साथ चाहिए बीजेपी को। एनडीए अलायंस में तकरीबन 38 पार्टियां लड़ रही थी चुनाव, जो उनको मिला के भी बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई है और अपना खुद का भी बहुमत का जो आंकड़ा था उससे भी पीछे रह गई है। इंडिया अलायंस में जहां 26 पार्टियां थी, वहीं एनडीए में करीब 38 पार्टियां थीं। देखिए, इस चुनाव में विपक्ष काफ़ी मजबूत हुआ है। अब चाहे बीजेपी की सरकार बने या इंडिया अलायंस कुछ तोड़ मरोड़ करके सरकार बना ले, हालांकि उम्मीद बहुत कम है इंडिया अलायंस की, लेकिन विपक्ष अब मजबूत है। विपक्ष अपनी आवाज़ भी उठा सकता है। अब इसमें आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आपके लिए इस तरह की वीडियो ला सकें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।